गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बीए थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम शीत युद्ध के विकास से संबंधित हमारे टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। शीत युद्ध के द्वितीय चरण तक हमने कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम का अध्ययन किया था। आज उसके आगे के कड़ी के रूप में हम देखेंगे। देखिए, हमने हमारी पिछली कक्षा में स्वेज संकट अर्थात स्वेज नहर संकट 1956 के बारे में अध्ययन किया था कि जब मिस्र के द्वारा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया तब मिस्र पर फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल तीनों देशों ने हमला किया। जब ये हमला किया तो अमेरिका ने इसे बहुत नापसंद किया। अमेरिका को ये पसंद नहीं आया। कारण अगर नापसंद होने का महत्वपूर्ण कारण यही था कि इजराइल है, ब्रिटेन है, वो फ्रांस है, ये अमेरिकी गुट से जुड़े हुए देश थे, अमेरिका के मित्र राष्ट्र हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा हमला करना मतलब अमेरिका उनकी सहायता करेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो मुस्लिम राष्ट्र हैं इनकी सहायता करने के लिए सोवियत संघ आ जाएगा, और सोवियत संघ आ गया तो वहाँ पर साम्यवादी विचारधारा, साम्यवाद का प्रचार और ये जितनी भी मुस्लिम राष्ट्र हैं ये सब अमेरिका के खिलाफ हो जाएंगे। अर्थात कह सकते हैं कि ये सोवियत सहायता लेने के लिए तथा सोवियत संघ के प्रभाव के नीचे रहने के लिए वो बाध्य हो जाएंगे। इसलिए अमेरिका चाहता था कि जैसे तैसे करके युद्ध समाप्त हो जाए। ठीक है, और हुआ भी यही। युद्ध तो समाप्त हुआ, लेकिन सोवियत संघ ने मिस्र का साथ देकर मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ाने का पूरा अवसर मिल गया। इससे कह सकते हैं कि सोवियत संघ का इन क्षेत्रों में, मध्य पूर्व क्षेत्र में अपना दबदबा हुआ। तब फिर राष्ट्रपति आइजनहावर ने अपना एक सिद्धांत दिया, जिसे आइजनहावर का सिद्धांत भी कह सकते हैं। जून 1957 में राष्ट्रपति आइजनहावर ने अपनी एक नीति की घोषणा की, और इस नीति के अनुसार क्या था, या इस सिद्धांत में क्या था कि अमेरिकी कांग्रेस में राष्ट्रपति को पश्चिमी एशिया के किसी भी देश में साम्यवादी आक्रमण को रोकने के लिए अपने विवेक के अनुसार सेना भेजने और सैनिक कार्रवाई करने का पूरा अधिकार दे दिया। यानी वेस्टर्न एशिया में किसी भी देश में साम्यवादी आक्रमण को रोकने के लिए उसे अपने विवेक के अनुसार, मतलब राष्ट्रपति को अपने विवेक के अनुसार सेना भेजने और सैनिक कार्रवाई करने के लिए पूरी स्वतंत्रता है, पूरा अधिकार है। अब यह सिद्धांत इस पूर्व धारणा पर आधारित था कि ब्रिटिश शक्ति में कमी के कारण अब मध्य पूर्व में एक शक्ति शून्य उत्पन्न हो गया है, और जिससे यदि अमेरिका ने नहीं भरा तो सोवियत संघ उसे भरने का प्रयास करेगा। कहने का तात्पर्य, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ब्रिटेन का प्रभाव था इन क्षेत्रों में, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन बहुत कमज़ोर हो चुका था। अब ब्रिटेन कमज़ोर हो चुका था तो अब ब्रिटेन का वहाँ पर नियंत्रण नहीं रहा, तो शक्ति शून्य तो पैदा हो ही गया। अमेरिका ने सोचा कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो वहाँ पर सोवियत संघ आ जाएगा और हमारे लिए प्रतिकूल स्थितियाँ पैदा हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व या पश्चिम एशिया के क्षेत्र में जो कुछ भी शांति भंग करने का या साम्यवाद के प्रचार से संबंधित कुछ हरकत होती है वहाँ पर अमेरिका पहुँचेगा। ठीक है, ये था आइजनहावर का सिद्धांत, जो आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में जो महत्वपूर्ण घटना और घटित होती हैं वो है पश्चिम एशिया का संकट। अब देखिए, आइजनहावर की रूस में ये प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि जब ये सिद्धांत दिया, आइजनहावर डॉक्ट्रिन जो दिया, रूस में ये प्रतिक्रिया हुई था, सोवियत संघ में ये प्रतिक्रिया हुई कि इसे पश्चिम एशिया के लिए घातक बताया। उसने कहा कि आइजनहावर जो डॉक्ट्रिन है, जो सिद्धांत है, ये पश्चिम एशिया के लिए बहुत बड़ा घातक है, ऐसा सोवियत संघ ने बताया। और इस क्षेत्र में अमेरिका तथा रूस ने अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना शुरू कर दिया। दोनों देशों ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया, सोवियत संघ और अमेरिका। अमेरिका ने इजराइल का पक्ष लिया तो सोवियत संघ ने फिलिस्तीन का समर्थन करके अरब देशों को अपनी ओर खींचने का प्रयास किया, और यही फिलिस्तीन और इजराइल का जो बहुत बड़ा एक
आक्रामक तरीके से और जो युद्ध हुआ ये पश्चिमी एशिया संकट के नाम से जाना जाता है। वहीं पश्चिमी एशिया का सामरिक महत्व और तेल कुओं पर प्रभुत्व कायम करने के लिए अमेरिका सोवियत संघ में घोर संघर्ष भी होता रहा, क्योंकि आपको पता है जितनी भी ये वेस्टर्न एशियन कंट्री हैं यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में खनिज तेल है। तो इन दोनों महाशक्तियों का एक ये भी महत्व था कि यहाँ पर खनिज संसाधन पेट्रोलियम पदार्थ मिलेंगे तथा इस स्थान का सामरिक महत्व भी है। ठीक है, तो अब जो फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य जो संघर्ष है, तो इजराइल का पक्ष लिया अमेरिका ने, फिलिस्तीन का पक्ष लिया सोवियत संघ ने। तो इस प्रकार से इन दोनों महाशक्तियों ने अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए इस पश्चिमी एशिया को संकट में डालने का पूरा काम किया। ठीक है, अब इस घटनाक्रम के बाद में जब तनाव बढ़ा, बहुत चरम सीमा की तरफ बढ़ रहा था, तो फिर जो सोवियत संघ के राष्ट्राध्यक्ष हैं ख्रुश्चेव को अमेरिका आने का निमंत्रण मिला, यानी ख्रुश्चेव ने अपनी अमेरिका यात्रा की। जब अमेरिका ने ख्रुश्चेव को 1959 में अमेरिका आने का निमंत्रण दिया और ख्रुश्चेव गए भी। अब ख्रुश्चेव के इस दौरे से दोनों देशों में सौहार्द और प्रेम का वातावरण बना। दोनों देशों के मध्य कुछ जो तनाव कम हुआ और इस सौहार्द को उन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने क्या नाम दिया? कैंप डेविड भावना नाम दिया। और इसका सार्थक परिणाम यह हुआ कि अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस चारों शक्तियां जून 1960 में पेरिस शिखर सम्मेलन बुलाने पर सहमति बन गई। पेरिस शिखर सम्मेलन में दोनों इन चारों राष्ट्राध्यक्षों को आने का पूरा ये सहमति बनी कि हम चारों राष्ट्राध्यक्ष पेरिस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह अमेरिकी यात्रा जो ख्रुश्चेव ने की थी उसके तहत ये परिणाम बाहर आया। अब देखिए घटनाक्रम क्या होता है कि इन चारों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने ये निर्णय किया था कि हम पेरिस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, सहमति भी बन गई थी। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा था कि इस शिखर सम्मेलन के केवल कुछ ही दिन पहले मई 1960 में U-2 विमान घटना हो गई, या U-2 विमान कांड घटना हो गई। अब हुआ क्या कि U-2 विमान है वो एक अमेरिकी जासूसी विमान था जो सोवियत सीमा में जासूसी करते पकड़ा गया। कहाँ पर? सोवियत संघ की सीमा में। अब इस विमान पर जासूसी यंत्र और अनेक उपकरण भी पकड़े गए। विमान चालक ने क्या कहा कि उसे सोवियत संघ के आकाश में सैनिक निरीक्षण तथा सैनिक अड्डों की सूचना प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। वहीं आइजनहोवर ने भी क्या कह दिया जब ये पकड़ा गया तब? सोवियत संघ में सामरिक गतिविधियां बड़ी गुप्त रहती हैं, अतः किसी भी आकस्मिक आक्रमण को रोकने के लिए अमेरिका ऐसी जासूसी कार्रवाई करता रहता है और करता रहेगा। इससे विवाद पुनः बढ़ गया एक बार। इस U-2 विमान कांड ने दोनों देशों के मध्य जो कैंप डेविड भावना के तहत एक सौहार्द बना था उसको पूरा वापस उग्रता, वापस मतभेदों में लाकर खड़ा कर दिया। अब ये जासूसी विमान सोवियत सीमा में जाता है, सोवियत सेना उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हुए जबरदस्ती उसको नीचे लैंड करवा दिया, और जब उसको पकड़ा गया तो उसमें कई जासूसी यंत्र पकड़े गए। पूछा कहाँ से हो तो बोले अमेरिका से। और जब अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष आइजनहोवर ने भी कह दिया कि इस प्रकार की गतिविधियां सोवियत संघ करता रहता है और हमारी नीति है कि हम हमेशा इस प्रकार की कार्रवाई करते रहते हैं और करते रहेंगे, इसलिए दोनों देशों के मध्य तनाव पुनः बढ़ा। अब देखिए पेरिस शिखर सम्मेलन पहले से तय था, तो पेरिस शिखर सम्मेलन होना तो था ही था। अब ख्रुश्चेव की अमेरिकी यात्रा के बाद दोनों देशों ने पेरिस शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने का जो निर्णय किया था, लेकिन U-2 विमान कांड के बाद दोनों देशों में पुनः उग्रता आ गई थी। अब ये सम्मेलन जो हुआ तो इस शिखर सम्मेलन में ख्रुश्चेव ने U-2 विमान कांड का मामला उठाया। किसमें? सम्मेलन में। कहा कि अमेरिका माफी मांगे तथा भविष्य में सोवियत संघ में जासूसी न करने का पूरा आश्वासन दे। ठीक है, उन्होंने खुलेआम मंच पर ये बात ख्रुश्चेव ने रखी। यही नहीं, ख्रुश्चेव ने आइजनहोवर का अपमान तक किया
जब ये अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष मंच पर मिलते हैं तो इन्होंने ख्रुश्चेव ने आइजनहावर से हाथ तक नहीं मिलाया। आइजनहावर ने हाथ सामने कर दिया, ख्रुश्चेव ने हाथ तक नहीं मिलाया। इस प्रकार से अपमान किया और सम्मेलन को अधूरा छोड़कर ख्रुश्चेव पुनः सोवियत संघ लौट गए। इस प्रकार यह सम्मेलन असफल हो गया। तो पुनः देखिए एक बार इस विमान कांड से दोनों देशों के मध्य बड़ी जबरदस्त तरीके से उग्रता आती है। फिर 1961 में क्या होता है, बर्लिन संकट यानी बर्लिन दीवार संकट। बर्लिन की जो दीवार है उसका कहने के तात्पर्य बर्लिन शहर को विभाजित करके जो दीवार बने उसको लेकर क्या संकट हुआ। देखो 1960 में केनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति बने, आइजनहावर के बाद में केनेडी बने। अब ये लगभग 22 नवंबर 1963 तक राष्ट्रपति रहे। 1961 की बर्लिन दीवार संकट जो उत्पन्न हुआ, अगस्त 1961 को बर्लिन शहर के पश्चिमी क्षेत्रों को सोवियत अधिकार वाले क्षेत्रों से अलग करने के लिए सोवियत संघ द्वारा बनाए जाने वाली दीवार का अमेरिका ने कड़ा विरोध किया। यानी बर्लिन का जो पश्चिमी क्षेत्र हिस्सा था वो अमेरिका इनके नेतृत्व में था, पूर्वी सोवियत संघ के था। अब सोवियत संघ ने क्या किया कि इन पश्चिमी क्षेत्रों को मतलब पश्चिमी हिस्से को अलग करने के लिए यहाँ पर दीवार बनाई। जो दीवार बनाई जा रही थी तो इसका अमेरिका ने पूरा कड़ा विरोध किया। अमेरिका तथा सोवियत संघ दोनों ने मोर्चों पर अपने अपने टैंक लाकर खड़े कर दिए और युद्ध पूरा तय हो गया कि अब तो युद्ध होकर ही रहेगा। परंतु दोनों को सद्बुद्धि ऐसी आ गई कि धीरे धीरे इस तनाव को समाप्त करने के लिए दोनों देशों ने वापस अपने कदम उठाए और पुनः एक प्रकार से जो तनाव बढ़ा था उसको कम कर दिया गया। तो लेकिन जब ये संकट पैदा हुआ तो ऐसा लग रहा था कि अब तो युद्ध होकर ही रहेगा। युद्ध की पूरी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे ये शांत हो गया। फिर सबसे बड़ा विश्व को पूरे खतरे में डालने वाला महत्वपूर्ण कोई जो एक संकट सामने आया वो था क्यूबा मिसाइल संकट। आपने नाम जरूर सुना होगा। क्यूबा एक छोटा सा देश है जो अमेरिका के नज़दीक में एक टापू देश है, लेकिन क्यूबा में फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में एक साम्यवादी सरकार का गठन था। यहाँ पर पूरी तरह से सोवियत संघ के प्रभाव में और सोवियत संघ का मित्र और फिडेल कास्त्रो के नेतृत्व में एक साम्यवादी सरकार का शासन चल रहा था। अब हुआ ये कि 19 अक्टूबर 1962 में इतना जबरदस्त तरीके से दोनों देशों में तनाव बढ़ा, अमेरिका और सोवियत संघ में, और लग रहा था कि अब पुनः एक बार तृतीय विश्व युद्ध की ओर दुनिया बढ़ रही है। पूरे विश्व में अशांति का माहौल इस संकट ने खड़ा कर दिया था। हुआ ये देखो घटनाक्रम समझिए आप। 1962 में दोनों महाशक्तियों के मध्य जो क्यूबा मिसाइल संकट पैदा हुआ, जिसमें दोनों को युद्ध के कगार पर लाके खड़ा कर दिया गया। किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि अब ये कभी शांत भी हो जाएंगे, क्योंकि इतना तनाव बढ़ गया था। सोवियत संघ द्वारा क्यूबा में एक मिसाइल अड्डा बनाने का निर्णय जो किया गया, अमेरिका को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। सोवियत संघ ने कह दिया कि मैं क्यूबा में एक मिसाइल अड्डा बनाने जा रहा हूँ। कहाँ पर? क्यूबा में मिसाइल अड्डा बनाने जा रहा हूँ। अब क्यूबा अमेरिका के बहुत नज़दीक है और सोवियत संघ से तो बहुत दूर है। अब अमेरिका ने सोचा कि ये क्यूबा जो हमारा एक समुद्री पड़ोसी राज्य है और यहाँ पर अगर सोवियत संघ का मिसाइल अड्डा बनता है तो हमारी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए अमेरिका ने बिल्कुल उसको नापसंद किया और अमेरिका ने इसके विरुद्ध कार्रवाई करने का तय कर दिया। क्यूबा है वो अमेरिका के निकट टापू, मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, जहाँ पर फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार थी। अब सोवियत संघ ने क्या कहा कि हम यहाँ पर मिसाइल अड्डे कायम करेंगे, रॉकेट प्रक्षेपण अस्त्र रखे जाने लगे। इससे अमेरिका की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया। कैनेडा ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि सोवियत जहाज जो क्यूबा के रास्ते पर थे, अमेरिका ने क्यूबा में उनके प्रवेश को रोकने के लिए नाकेबंदी का आदेश दे दिया। कहने का तात्पर्य, सोवियत संघ से जो भी युद्धक सामग्री क्यूबा लाई जा रही थी, रॉकेट प्रक्षेपण तैनात किए जा रहे थे, सबकी दिशा अमेरिका की तरफ थी। तो कैनेडा ने ये पूरा ये तय कर दिया और घोषणा कर दी कि जो भी सोवियत जहाज क्यूबा की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, जो रास्ते पर थे, अमेरिका ने क्या कह दिया कि हम क्यूबा की चारों तरफ से नाकेबंदी कर देंगे।
नाकेबंदी कर देंगे। अब इसका उद्देश्य अमेरिकी जहाज़ों द्वारा क्यूबा को घेर लेना, ताकि सोवियत संघ से भेजी जाने वाली सैनिक सामग्री वहाँ पर क्यूबा तक नहीं पहुँच पाए। स्पष्ट हो गया। कैनेडी की घोषणा कि हम क्यूबा की नाकेबंदी करेंगे, इसका मतलब कोई भी बाहर से आने वाला क्यूबा में नहीं जाएगा, कोई भी बाहर से जाने वाला क्यूबा में नहीं प्रवेश कर पाएगा। अब देखिए, कैनेडी ने ये स्पष्ट चुनौती दे दी कि या तो सैनिक सहायता बंद करें या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। फिर सोवियत संघ ने क्या किया? सोवियत संघ ने कहा कि टर्की में से अमेरिका के जो भी रॉकेट हैं वहाँ से हटा लो। अगर आप हमको कहते हो कि क्यूबा में तैनात मत करो और क्यूबा से हटाओ, तो पहले आप तुर्की से हटाओ। जब तुर्की को हटाने की बात सोवियत संघ ने की तो अमेरिका ने इसे अस्वीकार कर दिया गया। अमेरिका ने बोला हम कहीं भी नहीं हटाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर क्यूबा में घुसने भी नहीं देंगे। अंत में बहुत ही जबरदस्त तरीके से उत्तेजित दिनों में सोवियत संघ ने यह तय किया कि जो भी मिसाइल ले जाने वाले जहाज हैं पुनः उनका रास्ता मोड़ने तथा क्यूबा के जो भी मिसाइल क्षेत्र हैं उनको पुनः एक प्रकार से विखंडित करने पर सहमति बन गई। कहने का मतलब जो जहाज हैं वापस उनको रिटर्न कर दिया गया, और जो भी जहाँ पर मिसाइल क्षेत्र क्यूबा में जो तैनात किए जा रहे थे उनको भी रोकने का काम मतलब सहमति बन गई। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इस क्यूबा संकट को इतना जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में तनाव का वातावरण बना, और इस तनाव को कम करने में ख्रुश्चेव ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और ख्रुश्चेव ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इस मानव सभ्यता को, इस मानवीय दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचा लिया। वरना क्यूबा मिसाइल संकट इतना खतरनाक हो चुका था कि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अब क्या होगा। ठीक है, तो ख्रुश्चेव ने अपनी दूरदर्शिता निभाते हुए पुनः रिटर्न करने का एक तय कर दिया। जब ये हुआ तो कैनेडी ने भी मन में बहुत एक अच्छा भाव आया, और क्या कहा? इस निर्णय को कैनेडी कहते हैं कि एक महान राजनेता का निर्णय, एक महान राजनेता का निर्णय कहकर इसकी प्रशंसा की। और ये स्पष्ट है कि अगर समय रहते इस समस्या का समाधान ना होता तो ये तीसरे विश्व का कारण भी बन सकता था। बिल्कुल, क्योंकि तनाव जबरदस्त तरीके से बढ़ चुका था। यकीन नहीं हो रहा था कि अब क्या होगा, दुनिया किस तरफ जाएगी। और अब तो सब महत्वपूर्ण परमाणु शक्तियां भी, क्योंकि सोवियत संघ के पास, अमेरिका पास परमाणु शस्त्र भी आ चुके थे। फ्रांस, ब्रिटेन ने भी इस समय तक अपने परमाणु शस्त्रों को ईजाद कर लिया था। तो तीसरा विश्व युद्ध हो जाता तो पता नहीं उसका क्या परिदृश्य होता, क्या उसका भौगोलिक नक्शा होता, क्या है, पाना मुश्किल हो जाता। लेकिन इस मानव सभ्यता को इस युद्ध से बचाते हुए ख्रुश्चेव ने जो निर्णय किया, आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में ख्रुश्चेव की इस बात की प्रशंसा होती है। तो ये हमने हमारे शीत युद्ध के विकास का द्वितीय चरण समझा, जिसमें हमने आइजनहोवर सिद्धांत, पश्चिमी एशिया का संकट, ख्रुश्चेव की अमेरिका यात्रा, और फिर उसके बाद में जिस प्रकार से U2 विमान कांड होता है। ख्रुश्चेव ने जब अमेरिका की यात्रा की थी तो दोनों देशों के मध्य सौहार्द बना, लेकिन U2 विमान कांड ने पुनः उग्रता ला दी, और जो अमेरिकी यात्रा में पेरिस शिखर सम्मेलन पर सहमति जती थी वो पेरिस शिखर सम्मेलन भी असफल हो गया। और उसके बाद में जो बर्लिन दीवार का संकट और साथ ही साथ जो क्यूबा मिसाइल संकट आया, इससे पुनः शीत युद्ध में बहुत बड़ी तीव्रता आते हुए दोनों देशों को युद्ध के कगार पर खड़ा किया। लेकिन ख्रुश्चेव ने पुनः इस बहुत बड़े महासंकट से बचाते हुए अपने वापस हाथ खींच लिए और दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंकने से उन्होंने रोक दिया। तो इस प्रकार हमने ये द्वितीय चरण को स्पष्ट किया, समझा।